हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 29 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के पहले अपने करंट अफेयर प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, इसे जो है अभी हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। और यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया की राजधानी का क्या नाम है? नॉम पेह जो है यह कंबोडिया की राजधानी है। अंकोर वाट मंदिर जो है यह भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि भारत के बाहर है उसका क्या नाम है? अंकोर वाट, जो कहाँ पर है? कंबोडिया में। यह मंदिर किस भगवान से संबंधित है? यह मंदिर जो है भगवान विष्णु से संबंधित है और यह जो है अभी हाल ही में इसे 8वां अजूबा बनाया गया है। इसे जो है 1992 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अंकोर वाट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो इसे बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने, जो कि किस वंश के राजा थे? तो ये खमेर वंश के राजा थे। ये भी आप याद रखेंगे। तो अंकोर वाट को 8वां विश्व अजूबा घोषित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन ने बनवाया था, जो कि खमेर वंश से संबंधित थे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों में। पहला 3D मुद्रित मंदिर, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह बनाया गया है तेलंगाना में। और तेलंगाना के किस जिले में? तो सिद्दीपेट जिले में इसे बनाया गया है। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन सा है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लैक पैगोडा। इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसका जो है निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है गंग वंश के शासक नरसिंह फर्स्ट ने करवाया था। और कहाँ पर? तो कोणार्क में, जो कि उड़ीसा में स्थित जिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्डन पैगोडा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार। इसके बाद नागर शैली और द्रविड़ शैली का संबंध किससे है? तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का संबंध हो जाता है मंदिर निर्माण से संबंधित। ये दोनों शैलियां हैं। नागर शैली का प्रयोग जो है नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद द्रविड़ शैली का प्रयोग जो है साउथ इंडिया में किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नागर शैली और द्रविड़ शैली की आकृति कैसी होती है? तो नागर शैली का जो है मतलब डिजाइन इसका इस प्रकार से कुछ होता है। ये आपका मंदिर होता है, ऊपर आपके यहाँ पे झंडा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नागर शैली का ये आकार होता है, डिजाइन होता है। और द्रविड़ शैली का आकार होता है, जो इस तरह से कुछ मंदिर बनाए जाते हैं। आप देखते हैं इस तरह से ऐसे होता है, इसके ऊपर फिर एक होता है, फिर इसके ऊपर होता है, फिर इसके ऊपर, इस तरह से, यानी पिरामिड नुमा जो है आकार होता है वो द्रविड़ शैली का होता है, जबकि नागर शैली का आकार इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है सप्त पैगोडा मंदिर। ये कहाँ पर है? सप्त पैगोडा मंदिर या इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। यह बनाया गया है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। तो सप्त पैगोडा मंदिर तमिलनाडु में है। इसे जो है रथ मंदिर भी कहते हैं। इसे 7 पैगोडा कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें 7 मंदिर हैं। ठीक है, तो इसमें कितने मंदिर हैं? 7 मंदिर हैं। नहीं, ये गलत जवाब है। इसमें जो है नाम सिर्फ इसका जो है सप्त पैगोडा रखा गया है, लेकिन इसमें मंदिर कितने हैं? 8 मंदिर हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। सेकेंड प्रश्न है, UNFCCC का COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? तो किस देश की अध्यक्षता में जो है UNFCCC का COP 28 सम्मेलन आयोजित होगा? तो सही जवाब हो जाएगा UAE, यानी COP 28 का आयोजन UAE में होगा। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है UNFCCC का प्रयोग क्यों, मतलब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। UNFCCC की संकल्पना कब आई थी? तो इसकी संकल्पना आई थी 1992 ईस्वी में, जिस समय रियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। यानी रियो सम्मेलन को पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। लेकिन जो है संकल्पना कब आया था?
तो 1992 में आया था। लेकिन UNFCCC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1994 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। अब देखते हैं कि UNFCCC में जो सदस्य देश सम्मिलित थे, उन्हीं सदस्य देशों की एक पार्टी बना दी गई थी कि इनका सम्मेलन होगा तो उनका नाम रख जाएगा COP। तो UNFCCC में जितने भी देश थे, जब उनका एक जगह पे मीटिंग होता था तो उन्हीं देश के सदस्यों को क्या कहा जाने लगा? तो कॉप कहा जाने लगा। तो कॉप का फुल फॉर्म हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका जो है पहला बैठक कहाँ पर हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक हुई थी 1995 में। कहाँ पर? बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है। इसके बाद भारत में भी एक बैठक हुई थी कॉप की, जो 8वें नंबर की थी, 2002 में न्यू दिल्ली में हुई थी। और 27वीं कॉप कहाँ पे हुई थी? तो 2022 में इसका आयोजन किया गया था शर्म अल शेख में। जबकि 28वीं कॉप का आयोजन 2023 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कॉप 28 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा UAE। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड प्रश्न। हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाई गई? तो देव दिवाली कहाँ मनाई गई? आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एक होता है आपका देव दिवाली और दूसरा होता है दिवाली। ठीक है, तो दिवाली कब अभी हाल ही में मनाया गया? तो दिवाली मनाया गया है 12 नवंबर को, आपको पता ही है। इसी की जो है दिवाली जो है कब किस मास को मनाया जाता है? तो यह कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिवाली के 15 दिन बाद, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। तो इसी दिवाली के 15 दिन बाद जो है देव दिवाली मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और अब की बात देव दिवाली में जो है यह हमेशा कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है वाराणसी में। और यह जो है यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की मूर्ति है, यानी भगवान शिव की मूर्ति है, या इन्हें कह सकते हैं कि भगवान शिव जी का ये नगर है। तो यहाँ पे वाराणसी में जो है देव दिवाली मनाया गया है। और इस बार जो है यहाँ पे जो है 21 लाख मिट्टी के दीपक जलाए गए। तो आपको याद रखना है कि 21 लाख दीपकों के साथ देव दिवाली कहाँ मनाई गई? वाराणसी में। और इसी दिन देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करी थी। 3 असुर थे, उन्हीं को जो है मारकर भगवान शिव ने जीत हासिल की थी। इसलिए जो है इसी खुशी में देव दिवाली मनाई जाती है। अब देखते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है, और इसी जो कार्तिक पूर्णिमा को जो है गुरु नानक जयंती के रूप में हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 का था। और यह जो है किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। 2022 में न्यूजीलैंड की PM कौन थी? जेसिका अर्डर्न थी। इन्होंने एक कानून लाया था धूम्रपान प्रतिबंध। इनका ये मानना था कि जो है न्यूजीलैंड को 2025 तक हम धूम्रपान निषेध कर देंगे, न्यूजीलैंड में जो है धूम्रपान समाप्त कर देंगे। लेकिन जो है वहां पर अभी हाल ही में PM के बदल जाने पर, यानी कि वर्तमान PM क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा जो है यह कानून जो है बंद कर दिया। कि जो है क्यों बंद कर दिया गया, यह कानून क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि धूम्रपान से जो है उन्हें टैक्स मिलता है, इसलिए सरकार को जो है टैक्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन्होंने धूम्रपान प्रतिबंध कानून जो 2022 का उसे समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूजीलैंड की स्थिति कहाँ पर है। तो न्यूजीलैंड जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। और यहीं पर जो है कुक जल संधि है। और सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है न्यूजीलैंड की कौन सी है? तो यह माउंट कुक है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 मई को। विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? तो यह जीलैंडिया है। आप बोल सकते हैं कि जीलैंडिया का अधिकतर भाग अभी पानी में डूबा है। जो अभी थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई देता है, 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वही आपका न्यूजीलैंड है।
तो विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया है। प्रश्न 5वां है, हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहां पर नमक के ग्लेशियरों की खोज की है? किस ग्रह पर नमक की खोज की गई है? तो बुध ग्रह पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। नमक के ग्लेशियर मिले, यहीं पर जो है नमक के ग्लेशियर मिले हैं, और जो है यहाँ पर जो गड्ढे हैं वह किस रूप में है? तो ऊर्ध्वपातन रूप में यहाँ पर गड्ढे पाए जाते हैं। और जो है यह जो ऊर्ध्वपातन जो गड्ढे हैं यहाँ पर वह किस आकार के हैं? तो अटाकामा मरुस्थल के समान यह गड्ढे हैं, जो कि अटाकामा के बारे में बता दें आपको कि अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी है, जो कहाँ पर स्थित है? यह पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में जो है यूएसए की जो एक इंस्टीट्यूट है प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट, इन्होंने अभी हाल ही में बुध ग्रह पर नमक के ग्लेशियर की खोज करी है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कहाँ पर, किस सीमा पर स्थित है? तो पेरू चिली की सीमा पर स्थित है। और यहीं पर जो है टिटिकाका झील भी स्थित है, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है 6ठा, हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे घोषित किया? मतलब अमेरिकी मरियम डिक्शनरी, जिसका नाम है मरियम वेबस्टर, इन्होंने 2023 में अपने लिए वर्ष का कौन सा शब्द घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है आपका ऑप्शन बी, प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक। अब देखते हैं, अभी तक जो है 3 डिक्शनरियों ने वर्ष का शब्द घोषित किया है, मतलब 3 डिक्शनरी ने अपने अपने एक शब्द घोषित किए हैं 2023 के लिए। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया है किस शब्द को? एआई को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है हेलुसिनेट को। इसके बाद मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो कि यूएसए का है, इसने घोषित किया है प्रामाणिक को। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रामाणिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपका, टेनिस का वर्ल्ड कप जिसे डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इटली। व्याख्या देखते हैं। डेविस कप 2023 जिसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहते हैं, डेविस कप का आयोजक देश कौन सा रहा है, यानी होस्ट कौन कर रहा है? तो स्पेन ने किया है। इसमें विजेता टीम है इटली और उप विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बार अब तक डेविस कप किसने जीता है? तो यूएसए ने जीता है। ये भी आप याद रखेंगे। अब 2 महत्वपूर्ण खेलों के बारे में और देख लें, जैसे फीफा महिला विश्व कप, यह 9वें क्रम का आयोजक किया गया था किस देश में? तो इसका होस्ट था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 9वें क्रम के फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, और इसमें जो है फाइनल में स्पेन और इंग्लैंड ने फाइट करी थी, जिसमें स्पेन जीत जाता है और इंग्लैंड जो है हार जाता है। तो इसकी विजेता टीम महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता टीम हो जाता है स्पेन और उप विजेता टीम इंग्लैंड हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजक देश कौन सा है? तो यह कतर दोहा इसका आयोजक देश है, और 22वें क्रम का अब की बार आयोजक रहा है कतर। और शुभंकर क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है। इसमें जो है फाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस ने भिड़ंत करी थी, जिसमें अर्जेंटीना जीत जाता है, यानी विजेता अर्जेंटीना हो जाता है और उप विजेता फ्रांस हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई है ऑप्शन डी, रजत कुमार जैन की। इसकी व्याख्या देखते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक के हेड जो है रजत कुमार जैन बनाए गए हैं, और इन्हें जो है 2 वर्ष के लिए बनाया गया है हेड। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीनेट में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं जो ऑस्ट्रेलिया सीनेट में सदस्य बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा देव शर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो देव शर्मा है। ये भी आप याद रखेंगे। और फिक्की के हेड कौन बनाए गए हैं? तो अभी हाल में बनाए गए हैं अनीस शाह, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं रजत कुमार शर्मा जी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, नौवां प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई? बाली यात्रा जो कि एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, इसका आयोजन
कहाँ पर हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाली यात्रा, इसे जो है उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर आयोजित किया गया है और यह जो है कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। इसमें नाव की सवारी की जाती है। ठीक है, नाव आपके होते हैं इस प्रकार से, मान लो ये आपके नाव होते हैं, तो नाव के जो है बहाव की दिशा के अनुसार यहाँ पे बोईता हवा चलती है, इसलिए इस त्यौहार को बाली यात्रा त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाली यात्रा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रश्न है लल्लन टॉप में कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा में। धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व जो है पृथ्वी माँ का 3 दिन का रज चक्र होता है, यह भी कहाँ मनाया जाता है? तो रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ये भी आप प्रश्न याद रखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलकारा, ठीक है, सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? अभी जो है सिलक्यारा सुरंग का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से व्याख्या देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है 17 दिन से हमारे 41 मजदूर, यानी मजबूत भी कह सकते हैं उन्हें, ठीक है, तो 17 दिन से जो है सुरंग में फंसे हुए थे। वो सुरंग क्या नाम था? तो सिलक्यारा सुरंग था, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन देंगे। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में 4 धाम यात्रा के लिए जो है रोड बनाया जा रहा था, यानी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था। और 4 धाम यात्रा के लिए कौन कौन से स्थान है? तो पहला हो जाता है आपका गंगोत्री, दूसरा आपका यमुनोत्री, तीसरा आपका केदारनाथ, चौथा आपका हो जाता है बद्रीनाथ। तो इन 4 धामों की यात्रा के लिए यमुनोत्री एक्सप्रेसवे बन रही थी। ठीक है, और इसकी जो है मतलब जो सुरंग वाली एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो बीच में जो है सुरंग भी आ रहा था, मतलब पहाड़ों के बीच से रास्ते को ले जाना था। तो इस पहाड़ मतलब सुरंग की लंबाई टोटल कितनी थी? तो इस सुरंग की लंबाई थी 4.5 किलोमीटर, यानी 4.5 किलोमीटर की सुरंग बीच में पड़ रही थी। तो मैंने फिगर से थोड़ा सा बना के रखा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सुरंग जो है शुरुआत कहाँ से होती है, किस स्थान से? तो सिलक्योर से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक जाएगी? बड़कोर तक इसकी लंबाई है कितनी? तो 4.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो जो है इधर से भी काम हो रहा था और इस साइड से, दोनों साइड से काम हो रहा था। तो पूरा काम तो समाप्त होने वाला था। यहाँ पे जो है थोड़ा सा बस काम बचा था। कितना? इसकी कितनी दूरी थी? तो 500 मीटर सिर्फ इसकी दूरी बची थी, बाकी के जो है दोनों साइड से सुरंग कंप्लीट होने ही वाला था। तो जो है 41 मजदूर इसमें काम कर रहे थे और इसके बाद काम करने के बाद इवनिंग टाइम में ये अपने घर को लौट रहे थे, वापस आ रहे थे। और वो तारीख थी 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर को जो है मजदूर ये वापस आ रहे थे, लेकिन सडनली क्या होता है, ऊपर जो है सुरंग के ऊपर जो है पहाड़ था, तो पहाड़ का कुछ मलबा जो है यहाँ पे भसक कर मतलब धंस कर गिर जाता है। और कितनी दूर पर गिर जाता है? तो ये 60 मीटर में गिर जाता है। ठीक है, तो 60 मीटर में जो है यहाँ पर मलबा गिर जाता है। तो बीच में जो है इसकी दूरी, इस मलबे से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है? तो 2 किलोमीटर हो जाती है। और बीच में जो है कितने मजदूर फंसे हुए थे? तो यह 41 मजदूर फंसे हुए थे इसमें। तो इनको निकालने के लिए जो है अमेरिका से भी मशीनें मंगाई जा रही थी, जिसका क्या नाम था? ओगर मशीन। ओगर मशीन को भी मंगाया गया था, लेकिन ये जो है 45 मीटर तक चला गया था। ठीक है, ये मशीन। इसके बाद बीच में जो है मलबा ऊपर से धंस भी रहा था, मतलब ऊपर से गिर भी रहा था। तो ये काम करते करते यहाँ पे जो है ऑगर मशीन भी फेल हो जाती है, ये अपना काम पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि 15 मीटर तब भी बचा हुआ था मजदूरों तक पहुँचने के लिए। तो लेकिन मशीन जो है ख़राब हो जाती है, तो फिर मशीन को वापस निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो है रेट होल माइनिंग के माध्यम से जो है मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। एनडीआरएफ की टीम फिर आती है अपने मतलब अपने आप को इसमें लगाने के लिए, अपने काम करने के लिए एनडीआरएफ की टीम आती है और किस विधि से जो है मजदूरों को बाहर निकालती है? तो रेट होल माइनिंग से। इसका मतलब होता है कि चूहे की तरह कोई चीज़ कुतरना, मतलब ये चूहे की तरह जो है इसमें फावड़ा लेकर अंदर जाते हैं और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके खोदते हैं मिट्टी को, पहाड़ को इसे थोड़ा थोड़ा खोदते हैं और उसे पीछे लेकर आते भी हैं। मतलब इन्हें खोद के बाहर निकाला, जैसे चूहे होते हैं थोड़ा सा मिट्टी खोदते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, फिर खोदते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। वैसे रेट माइनिंग के माध्यम से जो है एनडीआरएफ टीम ने पूरा 60 मीटर जो है इसको चूहे की तरह खोद डाला। ठीक है, और बीच में एक पाइप भी डाली। इसके बाद से जो है 41 मजदूरों को इस पाइप के रास्ते से बाहर निकाला गया। ठीक है,
तो ये कल तक जो है ये काम पूरा समाप्त कर दिया गया है एनडीआरएफ की टीम ने। और इसमें ये पता है आपको जो है बाहरी देशों से भी कई प्रकार के इंजीनियर आए थे, लेकिन सब ने अपने हाथ खड़े करे। लास्ट में जो है हमारी सेना की एनडीआरएफ टीम ने इसमें रेट होल माइनिंग के माध्यम से 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया था। रेट होल माइनिंग जो है यह जो है इसमें वही खोदना निकालना ये रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हुई, ऐसे खोद रहे हैं, ठीक है, ऐसे खोदते जा रहे हैं, तो ऊपर से जो है बरसात का पानी या फिर जो है सडनली कहीं से मलबा आके गिर जाता है। तो इसमें जो है सेना के जवान या फिर जो मजदूर होते हैं जो रेट होल माइनिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी मृत्यु भी कभी कभी हो जाती थी। तो इसलिए जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी ने जो है 2014 में रेट होल माइनिंग को बैन कर दिया था। लेकिन अभी इसी माध्यम से जो है हमारे 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिलक्यारा सुरंग का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से इसका संबंध है, जिसमें जो है 41 मजदूर फंसे हुए थे और इन्हें अभी सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। तो स्टूडेंट एक बार सभी अपनी सेना के लिए एक लाइक, हमारी सेना के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।